नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सियासत में आज कई तरह के हंगामे देखने मिले और सबसे ज्यादा हंगामा मचा बिहार में, जहां पहले तेजस्वी यादव से डरने वाले बीजेपी नेताओं की पोल एक वीडियो ने खोली और उसके बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के एक बयान से फिर बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े हो गए। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी में एक नई तस्वीर देखने को मिली और इसने आम आदमी पार्टी ने नई सत्ता संभालने वाली बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। आज विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में फिर से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया तो नौबत उनके निलंबन की आ गई और वहीं शराब घोटाले में केजरीवाल पर चंगुल कसने की कोशिश में बीजेपी पर ही सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दूं कि आज कैग की रिपोर्ट पेश की गई है दिल्ली विधानसभा में और जिसमें बताया गया है कि नई शराब नीति जो दिल्ली में आई थी, उस नीति के कारण करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने ही सवाल उठाए हैं कि आखिर ये नुकसान किसके कारण हुआ, किसकी वजह से हुआ, इस बात की भी जांच की जाए। उधर अखिलेश यादव ने भी आज एक ट्वीट में योगी के यानी योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ में किसे क्या मिला वाले बयान पर करारा जवाब दिया है और साथ ही कांग्रेस ने भी आज बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार ने दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की स्कॉलरशिप छीनने का काम किया है। क्या कुछ लिखा है एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते क्या हैं। देखिए, लिख रहे हैं कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग के युवाओं की छात्रवृत्तियों को आपकी सरकार ने हथियाने का काम किया है। ये शर्मनाक, नरेंद्र मोदी जी को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शर्मनाक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सभी वजीफों में मोदी सरकार ने लाभार्थियों की भारी कटौती तो की है, साथ ही औसतन साल दर साल 25% फंड भी कम खर्च किया है। जब तक देश के कमजोर वर्ग के छात्रों को अवसर नहीं मिलेगा, उनके हुनर को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने देश के युवाओं के लिए नौकरियां कैसे बढ़ा पाएंगे। आपका सबका साथ सबका विकास का नारा रोजाना कमजोर वर्गों के अरमानों का मजाक उड़ाता है। ये बात यहां लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं आज जब दिल्ली में सीएजी यानी कैग की रिपोर्ट पेश की गई तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस पर अब आतिशी पूर्व सीएम और अब एलओपी हैं यहां विधानसभा दिल्ली में, उन्होंने कहा है कि कैग रिपोर्ट के 8वें चैप्टर में कहा गया है कि नई नीति पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के उपाय थे और इसके जरिए राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी। जब यही नीति पंजाब में लागू की गई तो वहां आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई। और भी बहुत सारी बातें आतिशी ने कही हैं। जरा सुन लेते हैं आतिशी को क्या कह रही हैं इस मसले पे, सुनिए। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें ब्लैक मार्केट सेल्स को कर्ब करने के तरीके थे और उसमें दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रही हूं आज, मैं तो कई सालों से कह रही हूं, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। और जैसा हमने देखा, यही पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंट हुई और जब पंजाब में 2022 में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो हम देख सकते हैं 2021-22 में पंजाब का एक्साइज रेवेन्यू 6158 करोड़ था, जो नई एक्साइज पॉलिसी के आने से मात्र एक साल में बढ़कर 8841 करोड़ पर पहुंच गया। और 2024-25 में अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। तो देख रहे थे, सुन रहे थे आप, यहां आतिशी अपनी बात रख रही थी। तो बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाकर भी चैन से बैठने नहीं दिया जा रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। और वहीं सबसे ज्यादा बेचैन तो बीजेपी बिहार में नजर आ रही है, जहां कल नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आज जेपी नड्डा पहुंच गए। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की बैठक हुई, मुलाकात हुई।
लेकिन सबका मकसद चुनावी रणनीति तैयार करना है। लेकिन इस बीच एक वीडियो आ गया है जिसमें सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के आज की तारीख में, सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव पर हमले न करने की नसीहत अपने लोगों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहां बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। आप देख लीजिए, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, इसमें चल क्या रहा है ज़रा वो भी आपको सुना देता हूं। और क्योंकि साफ साफ यहां कह रहे हैं कि अगर आप तेजस्वी यादव पर हमला करेंगे, गलत बयानी करेंगे तो इससे नुकसान होगा। और वहीं लालू जी पर हमले की रणनीति भी बन रही है। ज़रा सुन लीजिए, इस लीक वीडियो को सुनिए, इसमें चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लीक हुआ है। कहां से वीडियो आया है इसकी तहकीकात हमने नहीं की है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो आज दिन भर सोशल मीडिया पर जारी रहा, ये वीडियो छाया रहा। सुनिए जरा। दोस्तों, इस वीडियो के लीक होने से बीजेपी को काफी नुकसान होता दिख रहा है। इसलिए क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर हमला मत कीजिए, लालू यादव की रणनीति बनाइए। और यहाँ पर आप गिरिराज सिंह को भी देख रहे थे, ये दिख रहे हैं हाथ जोड़े हुए पीले पटके में गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह हाथ जोड़े हुए हैं, रणनीति उधर गेरुआ भगवा गमछा धारण किए हुए आप देख रहे थे सम्राट चौधरी उधर बैठे हुए दाढ़ी वाले। ये तमाम नेता बैठकर यहाँ रणनीति बना रहे हैं। वहीं आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने फिर कहा है कि उनके पिताजी को सीएम बनाना चाहिए। ये घोषणा एनडीए को भी करनी चाहिए, यानी एनडीए भी घोषणा करे कि हमारा सीएम जो है वो हमारे पिताजी यानी नीतीश कुमार होंगे। निशांत ने मोदी के लाडला मुख्यमंत्री वाले बयान पर भी कहा है कि गठबंधन है इसीलिए ऐसा कहा। आइए जरा सुन लेते हैं निशांत कुमार को, आजकल काफी चर्चा में हैं नीतीश कुमार के बेटे, और आखिर निशांत कुमार को इतना भाव क्यों मिल रहा है मीडिया में, ये भी समझेंगे। लेकिन सुनिए जरा। प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और अच्छा ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे बात है, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे तो निशांत कुमार बड़ा सधे हुए अंदाज में यहां अपनी बात रख रहे थे, पिताजी की तारीफ करते हुए और पिताजी की वकालत करते हुए, यानी नीतीश कुमार की वकालत करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। साफ है कि जेडीयू नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करने से कम कुछ नहीं चाहती है और किसी भी तरह बीजेपी के लाड़ प्यार में फंसने वाली नहीं है। जैसा लाडला मुख्यमंत्री कह रहे थे कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहां लाडला और लाड़ प्यार ये इस सब से काम नहीं चलेगा। आप हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, ये साफ साफ यहां कह रहे हैं। अब देखना है कि आखिर होता क्या है। लेकिन बिहार में बीजेपी को मिले इस झटके के बाद, इसको झटका इसलिए कहेंगे क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से चाहती है कि मुख्यमंत्री उसका हो और यहां एनडीए की तरफ से कह रहे हैं निशांत कुमार की जेडीयू और एनडीए की तरफ से हमारे पिताजी यानी नीतीश कुमार को बीजेपी जो है और एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा अगले चुनाव के लिए घोषित करे।
तो एक तरह से ये झटका है और बीजेपी को इस झटके के बाद उधर उत्तर प्रदेश से भी झटकेदार जवाब अखिलेश यादव ने दिया है। जरा अखिलेश यादव को सुनते हैं। अखिलेश यादव ने दरअसल जो कुंभ का आयोजन है, जिसका कल समापन हो रहा है, 26 तारीख है, कल महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के अवसर पर इस महाकुंभ का समापन तो हो रहा है, लेकिन इस महाकुंभ से बहुत सारे सवाल उठ के आ गए हैं। उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ ने कल कुछ कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने गिद्ध और सुअरों की बात की थी। गिद्धों को लाश मिला और सुअरों को गंदगी मिली, ये कह रहे थे। लेकिन आज अखिलेश यादव ने दो अलग अलग ढंग से बातें कही हैं। एक, अखिलेश यादव क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं महाकुंभ पे, जरा उसको सुन लेते हैं। बाद में सुअर और गिद्ध की बात भी उन्होंने कही है, वो भी सुनेंगे। पहले इसको सुनिए। ये जो हर इवेंट को पॉलिटिसाइज करना, उससे पॉलिटिकल लाभ लेना, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा तो पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे, कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा तो उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा उसको पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे। और ये अपने आप को चमकाना चाहते थे। अपने आप को चमकाते चमकाते उन्होंने व्यवस्था खराब कर दी। और जब जब मुख्यमंत्री गए होंगे प्रयागराज, तब तक वहां कुंभ में आग लगी है। अगर वो 10 बार गए तो 10 बार आग लगी, 12 बार गए तो 12 बार आग लगी। और एक बार तो सुनने में आया कि कुछ लोग गुब्बारे से उड़े थे, गुब्बारे में आग लग गई। इतनी आग कभी कुंभ में नहीं लगी होगी जितनी इनकी सरकार में आग लगी है। लगता है ये कुंभ में ही आग लगा दी। अब कह रहे हैं कि 64 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। अब सरकार को ऐसे आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए। हमारे जो लोग सूचनाएं दे रहे हैं, लगभग 75 करोड़ स्नान कर चुके हैं। वहां पर 75 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। हमारे ये पत्रकार साथी भी स्नान नहीं कर पाए हैं। तो मैं सरकार से कहूंगा कम से कम टाइम बढ़ाओ और 1 महीना कुंभ चलना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग सब लोग स्नान कर पाएंगे। भैया क्या सरकार तो सुन रहे थे आप यहां अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव सुअर और गिद्ध तक आ गए। मगर यह गिद्ध और सुअरों की कहानी शुरू कैसे होती है, जरा पहले सुन लेते हैं। योगी आदित्यनाथ को कल अपनी बात रख रहे थे और आज उसी पर जवाब दिया अखिलेश यादव ने। बिहार से लेकर दिल्ली से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश हम क्यों चल रहे हैं और क्यों हंगामा बरपा हुआ, ये सब पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ को। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी पर्यटकों का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है। लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली
गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के। तो सुन लिया आप, थोड़ा लंबा सुना दिया हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ को। एक्चुअली गिद्ध सुअर की बात थी, वहां तक पहुंचना था, इसलिए इतना लंबा हुआ। माफी मांग चाहूंगा आपसे, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है जरा उसको सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना जरूरी है, क्योंकि यहां जब लाश और गंदगी, गिद्ध और सुअर की बात आए तो फिर आप कहेंगे क्या मुख्यमंत्री किसी और के फेसबुक वॉल से लेकर और उसको अपने भाषण का हिस्सा बनाकर क्या बताना चाहते हैं देश दुनिया को? अच्छा आयोजन है, आपको शाबाशी। जैसे अखिलेश यादव शाबाशी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 64 करोड़ मत बोलिए, 75 करोड़ से ज़्यादा लोग नहा लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कह के आप किसको बदनाम कर रहे हैं? किसी को ना कर रहे हैं तो कम से कम अपनी जुबान तो खराब कर ही रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं अखिलेश यादव को, सुनिए। महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो किस बात का निरीक्षण करते थे? जो लोगों की जान गई है कुंभ में उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे। जो खोया पाया केंद्र में है वो भी नाम नहीं दे पा रहे, क्योंकि सरकार डरी हुई है, क्योंकि नाम देते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। लोग थक हार करके चले गए। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने? वहीं रहेंगे। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कह करके ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई को ढूंढ रहा था। लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। सरकार किसको सुअर कह रही है? मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, और इसका मतलब तो साफ साफ यहाँ कह रहे हैं ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में ये सब कुछ हो रहा है। और बाकी तो आप सुन ही लिए। और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ गिद्ध और सुअरों की बात हो रही है, ये राजनेता कर रहे हैं। और वो भी मुख्यमंत्री तो सीधे विधानसभा में ऐसी बातें कर रहे थे। खैर, ऐसी बातें होती रहेंगी और महत्वपूर्ण है कि ऐसी बातें ना हो, लेकिन होती रहेंगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की सियासत ऐसी ही चल रही है। तो अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन क्या डबल इंजन की सरकार जनता के हित को सबसे ऊपर रखेगी या सिर्फ सियासी रोटियां सेकने में लगी रहेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। दिल्ली से बिहार तक क्यों मचा हुआ है हंगामा, वाया उत्तर प्रदेश क्यों मचा हंगामा, और देश की सियासत में क्यों है भारी उबाल, इन सब की चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमरिंदर उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास और चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में देखिए नीतीश बाबू के सुपुत्र साहब अपनी डिमांड रख रहे हैं, इधर आतिशी जी सीधा हमला कर रही हैं और बहुत वाजिब है उनका हमला, और तीसरी तरफ आप जहां बैठे हुए हैं लखनऊ में, और वहीं
और उससे इतर अगर चाहे गोरखपुर जाइए या प्रयागराज जाइए, हर तरफ वहाँ भी हंगामा मचा हुआ है। क्या कहेंगे इस हंगामे पे और क्या कहेंगे इस देश की सियासत, उसमें कौन सियासी रोटियां जो सेक रहा है, किसके हिस्से में क्या आ रहा है? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, ये तो पूरा देश जानता है कि हर मसले को पॉलिटिकल इवेंट बनाना, चाहे वो श्रद्धा का कोई मामला हो, कोई त्योहार हो, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को प्रवाहित करना हो, वो भी इन लोगों ने पॉलिटिकल इवेंट बना लिया। तो जिस गिद्ध की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, असल में पॉलिटिकल गिद्ध तो ये है जिनके लिए हर मसला, हर उत्सव केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का वो काम होता है, वो वही उत्सव होता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग कहते हैं और कई बार तारीफ भी करते हैं कि 24/7 बीजेपी केवल चुनावी राजनीति करती, सत्ता संभालना और लोगों को सही प्रशासन देना, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना, यह कतई नहीं आता। शासन प्रशासन चलाना, क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ योग्य ही नहीं होना है, उसके लिए संवेदनशील भी होना है जी। और यहां पर कोई संवेदनशीलता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे असम में हो, महाराष्ट्र में हो, और महाराष्ट्र का कल का अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस देखा हो तो एक दलित परिवार जो 150 किलोमीटर पैदल चल के न्याय मांगने के लिए पहुंचता है, पुलिस में शिकायत करने के लिए पहुंचता है, तो थानेदार पोंछा लगवाता है और मुख्यमंत्री उसकी शिकायत नहीं सुनता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विश्व रिकॉर्ड बना रहे काहे का? सफाई का जी। और सफाई कर्मियों को वहां वेतन नहीं मिल रहा है। कहां कहां से बुलाए गए हैं और किन किन हालातों में वो जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनके पांव तो धो सकते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो हर मसले को तमाशा बनाना और उसका राजनीतिक दोहन करना, लोगों की तकलीफों को परे करना, कोई नहीं सोचना। लोग मरते हैं तो मरे अपनी बला से, नोटबंदी से लेकर के और कोरोना काल और किसान आंदोलन, ये हम सब देख चुके हैं, उससे सब गुजरे। कोई संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे अपने ही चंगुल में फंसती जा रही है। वो जो सोच रहे थे ना कि लोगों के तो आंखें ही नहीं है, न लोग देख रहे हैं न लोग सोच रहे हैं, वो चाहते तो यही है। वो चाहे कुंभ का आयोजन हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, लोगों को विवेकहीन बनाना, लोगों को अंधविश्वासी बनाना, यही एक काम रह गया है। अगर वो विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल को नौकरी मांगेंगे जी। आप डिग्री देंगे तो पूछेंगे कि हमको नौकरी कौन सी मिलेगी, इसलिए वो तो काम ही खत्म कर दीजिए। उत्तर प्रदेश से कितने स्कूल बंद कर दिए गए और कुंभ में कितने हजार करोड़ रुपए झोंक दिया गया। और आश्चर्य तो इस बात का है कि ये जो मोदी जी और योगी जी जिन नौजवानों की बात करते थे, यूपी बोर्ड की परीक्षा को मुलतवी कर दिया गया था जी इस आयोजन के लिए। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है कि खास करके दलितों और पिछड़ों को, उनके बच्चों को अंधविश्वासी बनाना, उनको धार्मिक उसमें धकेल देना, एजुकेशन नहीं देना। आज एक रिपोर्ट आई है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है कि SC ST और OBC की 50% से ज्यादा जो वजीफा था वो काट दिया गया है। सोचिए इन 10 सालों में जब वजीफा बढ़ना चाहिए था, इस समय वजीफा 50% से ज्यादा घटा दिया गया।
तो ये जो समाज कल्याण का जो बजट होता है वो कहां जा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है, या किस मद में खर्च हो रहा है? प्रधानमंत्री के चेहरे को चमकाने के विज्ञापन पे खर्च हो रहा है। इनको वो पढ़ा लिखा देश नहीं चाहिए, रोजगार शुदा, स्वाभिमान और संपन्नता से भरा हुआ देश नहीं चाहिए। इनको छद्म वाला, पाखंड वाला, वो विश्वगुरु, खुद से ही विश्वगुरु घोषित हो जाइए। और विश्वगुरु की हालत क्या है? ट्रंप क्या कर रहे थे और आप मुस्कुरा रहे थे। ट्रंप ने कहा हम टैरिफ बढ़ाएंगे, और अब तो वहां तक कह दिया कि हमने इतना करोड़ दिया, और आपके लोगों को कैसे भेजा जा रहा है इतना अपमानित करके। तो विश्वगुरु की तो हालत वही जो हो गई, वो पूरे देश ने नहीं देखी, दुनिया ने देखी कि भारत को इतना कमजोर बना दिया गया। और ये कौन बना रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता और अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए वो सब कुछ, पूरे देश की इज्जत आबरू दांव पर लगा देता। लेकिन बिहार से जो ये उठा है, निशांत कुमार ने जो कहा, और ये बात तो हम लोग पहले से भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार एक वाक्य सुनना चाहते हैं, वो है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। और अगर ये वाक्य नहीं आया प्रधानमंत्री की तरफ से, तो फिर नीतीश कुमार का इतिहास सबको मालूम है कि नीतीश कुमार, मैं उनको बिहार की राजनीति का बिस्मार्क कहता हूं। वो हमेशा 3 गेंदों से खेलते हैं, और कभी भी नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो बीजेपी के लिए आपने लिखा है ना, जो हंगामा है क्यों बरपा, जरा उसको समझिए। ये जो हालात है, नीतीश कुमार बड़े भोले बने हुए हैं, एकदम सीधे और सज्जन, लेकिन नीतीश कुमार वो है कि उनका काटा हुआ पानी नहीं मांगता। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि उनके पेट में दांत है जी। साबक ये एकनाथ शिंदे नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अब वहां वो घड़ी आ गई है कि या तो आप ये कहिए कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार होंगे, या फिर तैयार हो जाइए। नीतीश कुमार का भतीजा भी तो तैयार है, बेटा और भतीजे की आगे जोड़ी बनेगी। अभी नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव जी, वो दोनों लोग चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब गच्चा देने का समय आ गया है, और नीतीश कुमार अपनी राजनीति को अगर बचाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है उनको वो कदम उठाना ही पड़ेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अगर अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं तो ये कदम शायद उठाना पड़े। और ये इस बारे में लगातार निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं, और साफ समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ अंदर खाने तो पक रहा है। और ये नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जैसा हश्र हो आने वाले समय में नीतीश कुमार का। इसलिए आप सही कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी। जरा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, कैसे देखते हैं आप देश की सियासत, उसमें भी दिल्ली से लेकर उधर बिहार तक, आपकी समीक्षा, आपका विश्लेषण। और सबसे बड़ी चीज़ की शुरुआत में पहला ट्वीट हमने आपको दिखाया था जिसका जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो भी साफ साफ कह रहे हैं अल्पसंख्यकों, दलितों, वंचितों, इन सब के लिए जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाए हैं। वजीफे में जो कमी आई है और बाकी तमाम बातें वहाँ रख ही रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। और दूसरा, कांग्रेस ने ये तो घोषणा कर ही दी कि 8 और 9 अप्रैल को उधर कांग्रेस अहमदाबाद में अपना अधिवेशन करने जा रही है। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? राजीव जी, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि जिस यूपी का आप जिक्र कर रहे थे, उस यूपी में कुंभ के प्रचार को लेके सारी बातें योगी जी कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है ये आज कांग्रेस ने बताया। कांग्रेस ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा शिक्षक घोटाला हुआ है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की है यूपी सरकार ने, और जिसमें जो आरक्षित सीटें थी वो जो है जनरल को दे दी। वहाँ की जो अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हैं तनुज पूनिया जी, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये जो आरोप लगाया है बहुत ही गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा ये मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है।
500 आरक्षित सीटें थी, जिसको योगी सरकार ने सब गैर आरक्षित लोगों को दे दी और केवल जो है उसमें से करीब 2500 सीटों पर ही आरक्षण दिया है, बाकी 16,000 सीटें। इसीलिए सरकार नौकरियां नहीं निकालती है, और नौकरियां अगर निकालती है तो उसमें से सारे आरक्षण का हक मार देती है। और ये आरक्षण का हक किसका मारा है? इसमें SC, ST एंड OBC। तो आप जो बता रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष ने, वो यही है जी। वजीफा नहीं देना, आरक्षित सीटें नहीं देना, नौकरियां नहीं निकालना। तो इसको आज कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह उठाया है और ये मामला जो है बहुत आगे तक जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस पे आंदोलन करेंगे, और जाहिर है कि मायावती जी चुप है, वो कुछ नहीं बोलेंगी, दलितों की सबसे बड़ी नेता बनती है वो, लेकिन इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतने लंबे अरसे बाद ये वैकेंसी निकली थी और उस वैकेंसी में आरक्षित जो सीटें थी वो सारी की सारी दूसरों को दे दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो यूपी का आपने जिक्र किया, देखिए यूपी में कुंभ पर किसी ने कुछ नहीं बोला है। जो मुख्यमंत्री योगी जी पढ़ के सुना रहे थे, किसी का लिखा हुआ कि ये लिखा है, ये बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं, वामपंथी बोलते हैं, फलाने बोलते हैं, सबने आपकी प्रचार प्रियता पे बोला है कि आप जो प्रचार कर रहे हैं वो गलत है। कुंभ सैकड़ों सालों से होता चला आया है। इस इलाहाबाद में भी, जिसका नाम आज प्रयागराज रख दिया है, वहां भी होता रहा है, सब जगह होता रहा है। और इसको लेके कभी किसी मुख्यमंत्री ने कभी कोई प्रचार नहीं किया। लोग अपने आप आते हैं, शांति से स्नान करते हैं, चले जाते हैं और अपनी आस्था के अनुरूप सारा काम करते हैं। आप इसे आंकड़ों का खेल बता रहे हैं और आंकड़ों का खेल बना रहे हैं। इसी पे बहुत जबरदस्त व्यंग जो है अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने कहा 65 करोड़, 68 करोड़, क्या 75 करोड़। इस समय अखिलेश यादव सबसे ज्यादा फॉर्म में है। अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव की तरह उनका विट जो है वो देखने लायक है। वो बिना पढ़े बात कर रहे हैं। योगी जी पढ़ के बोल रहे थे विधानसभा में, वो बिना पढ़े बोल रहे हैं, बड़ी बाइट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेस खड़ी हुई है, लेकिन वो उनके सबके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो कुंभ पे कोई क्यों बोलेगा कभी भी। और जो उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात, कि लगातार तीसरी या चौथी बार कहा है अखिलेश यादव ने कि ये झगड़ा न हमसे है न किसी से है, ये झगड़ा तो दिल्ली और लखनऊ का है। भी दो इंजन आपस में लड़ रहे हैं, एक इंजन दूसरे इंजन को नमस्कार नहीं करता है। और ये सिर्फ अखिलेश नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में सरकार बना लेने के बाद अब बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व उसकी उत्तर प्रदेश की तरफ है। कल लास्ट दिन है कुंभ का, सारे श्रद्धालु जाएंगे, सब स्नान, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार से मतलब केंद्र भाजपा की जो दल है, जो उनका पार्टी है भाजपा की, योगी जी और अमित शाह जी, वो क्या करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। तीसरी बात जो एक लास्ट बात जो और हम कर दे, ये जो आपने बिहार का जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निशांत कुमार कह रहे हैं कि 19 साल काम किया, मगर मेरे पिताजी की बात आप लोगों तक पहुंचाइए। अगर 19 साल विकास किया होता, ये जो बेटे हैं निशांत जी, जो कभी सामाजिक जीवन में नहीं थे, राजनीति तो बहुत बड़ी बात है, जिनके बारे में कहीं कोई सार्वजनिक रूप से जानता नहीं था, उनको आके ये बात कहना नहीं पड़ती। इस बात में कोई दम नहीं है कि उन्होंने विकास का काम किया। विकास का काम किया होता तो तेजस्वी के ऊपर बीजेपी चाहे जैसे आरोप लगा सकती थी, लेकिन तेजस्वी पे आरोप लगाने से क्यों डर रही है बीजेपी? क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी पे अगर आरोप लगाए तो उल्टा नुकसान हो जाएगा? इसलिए कि तेजस्वी जितने दिन उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने काम करके बताया है। आज बिहार की जनता में, बिहार के युवाओं में अगर कोई काम करने वाले का नाम है तो तेजस्वी यादव का नाम है। उन्होंने हजारों शिक्षकों को नौकरी दे दी है। इसलिए तेजस्वी का नाम लेने से बीजेपी डर रही है कि तेजस्वी का नाम मत लेना, तेजस्वी के साथ वहां का युवा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा आता हूं, और जरा बहुत सारे हमारे साथी कल से 2-3 दिनों से लगातार लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि शशि थरूर आखिर बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं। जरा बताइएगा शकील जी, आपसे समझना चाहूंगा अंदर खाने चल क्या रहा है शशि थरूर को लेकर, या शशि थरूर का क्या
उनकी आत्मा जो है वो बदल गई है, परिवर्तित हो गई है, समझेंगे आपके ज़रिए। ज़रा आप याद रखिएगा, इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत टंडन जी, ये इधर चल क्या रहा, बिहार में क्या चल रहा है, उसमें भी निशांत कुमार लगातार, और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, निशांत कुमार का की जो ये बाइट हमने सुनाई है, ये बाइट किसी एजेंसी ने पहले जारी की, हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया क्योंकि उस एजेंसी को हम भी सब्सक्राइब करते हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद उस एजेंसी ने इनकी इस बाइट को डिलीट कर दिया। उसके बाद इसको काटा छाटा गया, फिर आधे घंटे बाद इसको अपलोड किया गया। लेकिन हमने जो सुनाया है वो पूरा सुनाया है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डाउनलोड कर लिया था। बाद में जो उसको जारी किया गया है वो छोटा अंश है, छोटा हिस्सा है। चलिए, लेकिन निशांत कुमार की बाइट को अगर डिलीट किया जा रहा है, इसका मतलब अंदर खाने कुछ है। प्रशांत जी, सही कह रहा हूं? दिख भी रहा है वीडियो में तो लेकिन देखिए राजीव जी, जब निशांत कुमार जैसे नेता या कोई भी नेता, कोई राजनीतिक व्यक्ति कहीं गया हुआ है किसी कार्यक्रम में, तो रिपोर्टर्स को संदेश जाता है। हम लोगों ने बहुत साल दशकों रिपोर्टिंग की, हम जानते हैं, संदेश जाता है कि वहाँ आप आ जाइएगा। वो कार से निकलते वक्त कुछ बात कहेंगे, इम्पोर्टेंट बात। एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पत्रकारों को होता है कि किस मुद्दे में बात होनी है। तो ये बहुत औचक नहीं होता, बहुत सरप्राइज नहीं होता ये। तो अब अगर नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को आज आगे किया है तो उसकी टाइमिंग पे जरूर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए जी। कि कल वहां नरेंद्र मोदी थे और नीतीश कुमार दिल्ली भी आए थे और वो अमित शाह और मोदी से ये कहलवाना चाह रहे थे कि आप बिहार के बारे में दो टूक आप घोषणा करो कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा। वो घोषणा नहीं हुई। फिर चिराग पासवान का संदेश जाता है, वो भी ऐसा जाता है कि नीतीश कुमार जो है रेस के बाहर है। कल प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, गोलमोल बातें की। नीतीश कुमार ये दबाव बनाना चाहते हैं और इसलिए आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर ये साउंड बाइट आ गई उनकी जी। तो ये नीतीश कुमार, राजनीतिक लोग जो उनके प्रवक्ता हैं या पार्टी के सांसद हैं, उनसे ये बात नहीं कम्युनिकेट करवाना चाहते, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेट करा दी। और ये कम्युनिकेशन बड़ा साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं। किसी भी हद तक उनको जाना पड़े वो कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। आप देखिए कि उन्होंने लालू के बेटे के बारे में या और में को बहुत कड़वाहट उनके जवाबों में नहीं थी हंस के टाल रहे थे। तो वो सिर्फ, और उसके बाद आप देखिए कि जब उन्होंने अपनी बात कह दी तो पत्रकारों कह रहे चलिए हो गया। तो उनको यही बात कहने के लिए मीडिया के सामने लाया गया था। ये नीतीश कुमार की अपनी एक अंदर की रणनीति है और आज उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को संदेश दे दिया कि बिहार में या तो नीतीश होंगे या फिर एनडीए गठबंधन वैसा नहीं होगा जैसा अभी है। ये बात बिल्कुल तय है जो हम लोग बहुत समय से चर्चा भी कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव मौजूदा गठबंधन के साथ नहीं होगा। तो या तो नीतीश कुमार का नाम अनाउंस होगा या एनडीए टूटेगा बिहार में। ये बात आज स्पष्ट हो गई जी। एक दो बात और इस पर चर्चा कर दूं। आज एक और घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आरजेडी के एक एमएलसी सुनील कुमार सिंह, उनको जैसे लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली में होता है उसी तर्ज में उनको बर्खास्त कर दिया गया था
नीतीश कुमार की आलोचना करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी बर्खास्तगी को खारिज कर दिया, उनको दोबारा एमएलसी बना दिया। चुनाव आयोग जो बड़े जल्दबाजी में, जिससे मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हुआ इतने समय तक, उन्होंने तुरंत उपचुनाव की घोषणा भी कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव को भी रोक दिया है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के। ये परिवर्तन जो दिख रहा है, आप सोचिए कि ये परिवर्तन जजेस की मंशा पे सवाल नहीं उठाने चाहिए, लेकिन ये परिवर्तन किसकी अपेक्षा चंद्रचूड़ के समय हम महाराष्ट्र में कर रहे थे, तो वो अब जाके हुआ ऐसा। वरना विपक्षी नेताओं को कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से मिलना बंद हो गया था। ये एक बड़ा संकेत आया है बिहार की राजनीति को देखते हुए। और ये संकेत की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं कि अगर वहां पे तोड़फोड़ होगी, कोई सरकार जबरदस्ती बनाने की कोशिश होगी, कोई महाराष्ट्र का जो मॉडल बिहार में लागू करने की कोशिश होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत दे दिया है कि ये अब नहीं होगा। जो चंद्रचूड़ के समय होता रहा, अब सुप्रीम कोर्ट वैसा नहीं करेगा। तो इस वक्त इतना ही राजीव जी। और वो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि, वो मैंने भी सुना सोशल मीडिया पे, उसको ऑथेंटिकेट हम लोग नहीं कर पाएंगे कि, लेकिन दिख रहा साफ साफ बीजेपी के नेता है वो। बिल्कुल। और ऐसा फौरी तौर पे देखने पे लग रहा है कि डॉक्टरेट नहीं है वो, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई तेजस्वी की आलोचना मत कीजिएगा। बिल्कुल, उसमें साफ साफ कहा जा रहा है। हाँ, तेजस्वी की आलोचना मत कीजिएगा वरना आप फंस जाएंगे। तो ये एक बिहार का चुनाव का एक, जो इसको कहें कि प्रील्यूड, आज जो है 3 जगह से, यानी निशांत कुमार के बयान से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, और ये जो वीडियो में आवाज आई है कि तेजस्वी की आलोचना मत कीजिएगा वरना फंस जाएंगे, हार जाएंगे, ये बिहार के चुनाव की पृष्ठभूमि आज बन गई। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिहार के चुनाव की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार है। आगे क्या कुछ होगा ये देखा जाएगा, लेकिन बिहार का चुनाव आते आते वहां पर क्या कुछ होता है, कितना हंगामा होता है, ये अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अनिल सिन्हा जी, बिहार की राजनीति को बहुत नज़दीक से आपने देखा है, समझा है, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ, निशांत कुमार बार बार अपने पिता को सामने लाकर खड़ा क्यों कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। खुद अभी राजनीति में आधिकारिक तौर पर नहीं हैं, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं एक बड़े राजनेता की तरह बात कर रहे हैं। और जब उनसे आरजेडी के नेताओं की बात पूछी जाती है तो वहाँ पर वो चुप्पी साध ले रहे हैं, और ख़ासकर तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, इन सब पे हमलावर नहीं हैं। दूसरी तरफ अभी जो बता रहे थे प्रशांत टंडन जी कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं, और उसमें गिरिराज सिंह भी मौजूद हैं, और कह रहे हैं कि तेजस्वी पर हमला मत बोलना, नहीं तो फंस जाएंगे हम और बीजेपी को लॉस होगा। ये जो बातें हैं, इसमें कितना दम है? जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल है उसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी वो वीडियो है और वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कोई डॉक्टर्ड नहीं है और न ही एआई के ज़रिए बनाया हुआ है, इसीलिए इस बात को हम यहाँ रख रहे हैं। कैसे देखते हैं, आपका विश्लेषण? ये देखिए, ये जो निशांत वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पिताजी को आगे नहीं किया है, पिताजी ने उनको आगे कर दिया है। तो ये मतलब वो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जेडीयू के अभी लीडरलेस हो रहा था, उनका स्वास्थ्य बहुत गिरता जा रहा है, ये मतलब सब लोग जान रहे हैं अभी बिहार में। और नेक्स्ट इलेक्शंस में, अगर नेक्स्ट इलेक्शंस में जेडीयू का क्या होगा वो तो बात का है। पहले ही बीजेपी उसको ठंडा करना चाहती है, मतलब उसको अपंग बनाना चाहती है, अब खत्म करना चाहती है, जो उसने काफी कुछ कर भी लिया है। तो अब ये था क्या कि जेडीयू की लीडरशिप किसके हाथ में जाए, और जेडीयू में अभी देखिए जो भी मतलब पर्सनैलिटी बेस्ड ये जो है क्या कहते हैं पार्टियां होती हैं, उसमें अभी तक जो भारत का जो पैटर्न है हिंदुस्तान में,
वो यही है कि अगर परिवार में, मतलब परिवार में भी उसका जो सबसे नजदीकी, मतलब बेटा बेटी, ये अगर भाई भी नहीं, मतलब सबसे ज्यादा बेटा बेटी पर ही है। क्योंकि आपने बिहार में ही उदाहरण है रामविलास पासवान का कि भाई उनका पूरा, मतलब पारस जो है वो समझिए कि उनका पूरा काम आज से नहीं लंबे समय से देखते थे रामविलास जी का, लेकिन अंत में जो उनकी विरासत गई वो इसके पास, उनके बेटे के पास। तो ये जो है, ये फर्क जो है ये आपको करना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब है क्या कि निशांत पॉलिटिक्स में आएंगे का अब नहीं सोचना चाहिए। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है और ये ऐसे समय में दिया गया है कि इसका मतलब उनकी एंट्री हो गई है। अब उनको हमको लग रहा है कि नीतीश जी अपने स्टाइल में बिना कोई बहुत हंगामा खड़ा किए हुए उसको पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। इससे यही जाहिर हो रहा है। मतलब इसके लिए एक है कि बड़ा शोबाजी करना या कोई बड़ा सम्मेलन करना, वो नहीं करेंगे, धीरे से उसको पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। और हमको लग रहा है कि ये एक गेम चेंजर है बिहार की पॉलिटिक्स में, क्योंकि जेडीयू अगर समाप्त हो जाता तो उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी थी वो बीजेपी ग्रैब करने के लिए उसका इंतजाम पूरा कर चुकी थी। अब बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि विरासत को खत्म करना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। कम से कम जो जाति उनके पास, मतलब जिस जाति के हैं वो जाति तो उसके पीछे खड़ी ही रहेगी, जैसा कि इसके केस में हुआ, रामविलास जी के बेटे के केस में। तो वो जो है अब वो पक्का हो गया। अब इसके बाद है क्या कि इसका मतलब जेडीयू पूरे फॉर्म में है, आ जाएगी, और वो जो लोग जाना होना चाहेंगे उससे उस पर जनता पर कोई असर नहीं होगा। मतलब उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी है जिसको बीजेपी समझ रही थी कि नीतीश के साथ खत्म कर देंगे, वो नहीं कर पाएगी। बीजेपी को बिग चैलेंज आ गया है जेडीयू के सामने। ये कह करके भी उसने, ये निशांत ने बता दिया कि जेडीयू को हल्के में आपको नहीं लेना है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित करना है। तो वो एक पार्टी में भी यूनिटी के लिए बोल रहे हैं कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं की भी बात कर रहे हैं वो, और उसके बाद ये तो ये एक बहुत बड़ा हो गया। दूसरा है क्या कि यहाँ जब आते हैं आप, ये जो वीडियो है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ये दर्शाता है कि बीजेपी में कितनी मारामारी है। मतलब कि गिरिराज सिंह उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी गिरिराज सिंह को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। ये भी इसमें जाहिर होता है। दोनों का बॉडी लैंग्वेज भी हल्के हल्के देखिए, ज्यादा नहीं तो आपको दिखाएगा कि दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा जहां लग रहा है कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू जी का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझको। वो जो उसका दूसरा हिस्सा है, इसका मतलब कि पूरी स्ट्रेटजी को लेकर के लालू फैमिली और गिरिराज सिंह का लालू जी का संबंध मतलब बेहतर ही लोग जानते हैं कि रहा है। तो वो जो है अब बीजेपी में भी इन फाइटिंग चालू है, और वो भी एकदम ठीक प्रधानमंत्री के ये के क्या कहते हैं, मतलब आने के पहले का लग रहा है ये वीडियो, और वो जो है निशांत का उसके बाद का वीडियो है। तो बीजेपी एनडीए डिफिकल्ट सिचुएशन में है, ये आप मान सकते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में एक नई करवट वो ले रही है, ये आपको मुझको लग रहा है। क्योंकि निशांत अगर आ गए तो एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि यही अभी मान रहे थे लोग कि बीमार है और उसके बाद अब जेडीयू का क्या होगा। लेकिन ये अगर आ जाएगा तो जो पैटर्न है हिंदुस्तान में, उसमें उसके हिसाब से वो विरासत आसानी से शिफ्ट हो जाएगी, और ये डिफिकल्ट होगा बीजेपी के लिए, ये ऐसा दिख रहा है। जी बिल्कुल, आने वाला वक्त बीजेपी के लिए शायद डिफिकल्ट हो, मुश्किल भरा समय हो बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और उससे पहले बहुत कुछ आप देखेंगे। निशांत कुमार का बीजेपी पर सीधा हमला तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से निशांत कुमार का ये हमला ही है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने, खासकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों ने पहले ही कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, क्योंकि ऐसी ही चाहत अटल बिहारी वाजपेयी की थी। लेकिन क्या यहां बीजेपी ऐसा कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। अभी तो आरजेडी महागठबंधन, इसकी चर्चा हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम तो चर्चा सिर्फ और सिर्फ इधर इस खेमे की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए में जो अभी जो बगावत के सुर थोड़े थोड़े हल्के हल्के सुनाई दे रहे हैं, किस दिन वो बहुत तेज हो जाएं आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। किसी दिन सोकर उठेंगे और मालूम हुआ कि नीतीश बाबू जो हैं वो
एक इस्तीफा के साथ साथ वहाँ पहुँचे हुए आपको मिलेंगे राज्यपाल के यहाँ। राज्यपाल भी उनके दोस्त हैं, साथ काम किया है, आप सबको पता ही है। तो ये है, लेकिन अमलेंदु जी, क्या ये गेम चेंजर है जैसा कह रहे थे अनिल सिन्हा जी? निशांत कुमार का बयान गेम चेंजर है? राजीव जी, बिल्कुल निशांत कुमार का बयान गेम चेंजर है। और निशांत कुमार के बयान की और निशांत कुमार के राजनीति में पदार्पण की स्वागत जो है वो भी शुरू हो गया है। और जो विपक्ष समझा जाता है जेडीयू का, उसकी तरफ से शुरू हो गया है। शिवानंद तिवारी जो हैं वो आरजेडी के उपाध्यक्ष भी हैं और नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव के दोनों के काफी नजदीकी रहे हैं और दोनों के साथ उन्होंने काम किया। थोड़ी देर पहले ही अपनी फेसबुक पोस्ट में निशांत कुमार को आशीर्वाद दिया है राजीव जी। अब यह आशीर्वाद अगर आरजेडी खेमे की तरफ से आया है तो इसके क्या निहितार्थ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। शिवानंद तिवारी जी जो है वो लिख रहे हैं राजीव जी कि निशांत यानी निशी ने आज अपने बयान के जरिए बिहार की राजनीति में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये अच्छा लगा। हम लोगों के सामने निशांत का जन्म हुआ था, उस समय से इनको देख रहा हूँ। आज के दौर की राजनीति में निशांत अपवाद की तरह दिखते हैं। पिता के साथ शुरू से ही मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं। कहा जा सकता है कि एक तरह से सत्ता की गोद में ही निशांत बड़े हुए हैं, लेकिन आज तक उनको लेकर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, उन पर किसी की उंगली नहीं थी। आज के दौर में इसे अपवाद ही कहा जा सकता है। बड़े के नाते निशी को मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। शिवानंद, ये शिवानंद तिवारी जी ने आशीर्वाद दे दिया है तो बिहार में अब क्या चीजें बदलेगी राजीव जी, ये समझा जा सकता है। दूसरा राजीव जी, उन्होंने कहा है साफ तौर पर निशांत कुमार ने, उन्होंने कई बयान जब आया राजीव जी तो वो तब आया है जब नीतीश कुमार जेपी नड्डा से मिलने गेस्ट हाउस जाने वाले थे, उससे ठीक पहले आया है। यानी कि जेपी नड्डा तक ये संदेश पहुंचाया गया है कि पिताजी आ रहे हैं बातचीत करने के लिए और आपको घोषित करना है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब थे राजीव जी बिहार में और जब मंच से वो कह रहे मुख्यमंत्री, तो साफ संकेत प्रधानमंत्री ने दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं राजीव जी उसके सीधे अर्थ बिल्कुल नहीं होते, वो टेढ़े अर्थ उसके होते हैं। उन्होंने जब कहा कि लाडले मुख्यमंत्री, तो लाडला मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे थे अभी तक। तो मतलब नीतीश कुमार को संदेश देने की कोशिश की गई कि आपको हम उसी तरीके से लाडला मुख्यमंत्री बनाएंगे जैसे एकनाथ शिंदे को हमने लाडला बना दिया है। तो यानी नीतीश कुमार ने भी भाप लिया कि मोदी जी के मन में और भारतीय जनता पार्टी के मन में चल क्या रहा है, वहां से संकेत देनी सीधे शुरू हो गए। और निशांत कुमार के जरिए साफ तौर पर संदेश दे दिया गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह घोषणा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि निशांत कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए भी घोषित करे। यानी राजीव जी इसके जरिए अभी तक एनडीए ने घोषित नहीं किया है, पहली बात। दूसरा ये कि नीतीश कुमार का दबाव है कि एनडीए उनको घोषित करे कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। तो ये साफ तौर पर संकेत जो है राजीव जी, ये दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने दबाव में भारतीय जनता पार्टी को लिया हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है कि वो नीतीश का दबाव कितना झेलती है, या नीतीश का दबाव हटाने के लिए उसके पास क्या तुरुप्के हैं, वो क्या करती है। लेकिन राजीव जी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, ये संघर्ष मुझे लगता है और बढ़ता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा कि उसको अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना है या फिर गठबंधन की सरकार के जरिए सरकार में बने रहना है। दो में से एक ही सपना पूरा हो सकता है जी। तो सपना जो यही होगा। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो फंसी हुई नजर आती है। फिलहाल नीतीश कुमार ने जो है अपना अंगद का पांव अड़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। जरा शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जरा समझना चाहता हूं। हालांकि हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार, निशांत कुमार इनकी बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, थोड़ी बात हमने दिल्ली की भी की और दिल्ली विधानसभा में आज कैग की रिपोर्ट और उससे क्या कुछ निकला उसकी बातें भी हुई, और बातें उधर महाकुंभ की भी हुई हैं जिसमें अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने नजर आते हैं, गिद्ध और सुअरों की बात होती है वहाँ पे। लेकिन इन सब से इतर कांग्रेस के अंदर एक नाम अभी काफ़ी चर्चा में है और वो नाम है शशि थरूर का, और वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और ख़ासकर एक इंटरव्यू उनका आया पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में, उसके बाद से वो ज़्यादा चर्चित हो गए हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, लोग पूछ रहे हैं, हमारे भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ रहे हैं लोग कि शशि थरूर इधर के हैं कि उधर के हैं या किधर के हैं। कुछ आपको कुछ पता हो तो बताइए ज़रा। आप उनको बता सकते हैं कि शशि थरूर जो है बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं है। उनकी विश्वसनीयता जो है पहले भी जीरो थी और आज भी जीरो है। आपको याद होगा अच्छी तरह, और हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि 2009 में
ये यूएन में सेक्रेटरी जनरल का चुनाव हारे थे। उसके बाद कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया, इन्हें सांसद बनाया लोकसभा का और मंत्री बनाया। और मंत्री बनने के बाद इन्होंने क्या कहा कि मैं कैटल क्लास में यात्रा नहीं करूंगा। कैटल क्लास मतलब ढोरों का बाड़ा। उस समय केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने एक जनरल नोटिफिकेशन निकाला था खर्चे कम करने के लिए, जो हर सरकार निकालती रहती है, और उसमें मंत्रियों से उसने कहा था कि बिजनेस क्लास में ट्रेवल न करें, आप ऑर्डिनरी क्लास में करें। तो भाई साहब ने सोशल मीडिया पे लिख के कहा था कि ये तो कैटल क्लास है। हिंदुस्तान में ये राजनीति कर रहे हैं, केरल में राजनीति कर रहे हैं, और जहां आम भारतीय सफर करता है जिस क्लास में जहाज के, उसको ये कैटल क्लास कह रहे हैं, जानवरों की श्रेणी बता रहे हैं। तो ये जो है, कांग्रेस ने इनको हमेशा मौका दिया, 4 बार लोकसभा का मेंबर बनाया। और आपको यहां बता दें, जब हम ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने शशि थरूर को 4 बार लोकसभा का मेंबर बनाया, तो ये बताना बहुत जरूरी है कि केरल की राजनीति व्यक्तिगत राजनीति नहीं होती है। हमारे बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, केरल में सारी राजनीति जो है पार्टी के अनुसार चलती है, पार्टियां राजनीति करती हैं, वहां व्यक्ति का महत्व नहीं है। अगर व्यक्ति का महत्व होता तो मेट्रो मैन कहलाते थे ई श्रीधरन साहब, चुनाव नहीं हारते। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है वो, लेकिन वो केरल में विधानसभा का चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि वो पार्टी चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस ने इनको 2009 में जिताया, और उसके बाद फिर 14 में, और लगातार अभी 24 तक उनको जिताती रही। अब बता दें आपको कि बहुत सारे हमारे दोस्त लोग कहते हैं कि साहब शशि थरूर की अपनी लोकप्रियता है। लास्ट चुनाव जो जीते हैं उसमें इनके जीत का मार्जिन सिर्फ 16,000 रह गया, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। और वोट परसेंटेज भी जो केरल में ओवरऑल कांग्रेस का आया है उससे कम हो गया। केरल में कांग्रेस को करीब 45% वोट मिले थे पिछले चुनाव में, इन्हें कितने मिले? 41%। मतलब यह है कहने का कि केरल की राजनीति में व्यक्ति नहीं चलता। शशि थरूर अपने आप को विद्वान बताने की कोशिश करते हैं, वो विद्वान नहीं है, मीडियोकर है बेसिकली। वो लिखते लिखाते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मगर वो विद्वान की श्रेणी में, थिंकर की श्रेणी में नहीं आते हैं वो। तो उन्होंने एक चुनाव लड़ा अध्यक्ष का, उस वक्त उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया, चुनाव प्रणाली पर आरोप लगाया। अध्यक्ष का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, खड़गे के खिलाफ। खड़गे एक उम्मीदवार थे, एक शशि थरूर थे, खड़गे ने कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे, आराम से चुनाव हुए। और उस चुनाव का जिक्र हम फिर करते हैं आपको कि वो चुनाव पूरे मीडिया ने, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, अपनी आंखों से एक एक क्षण में अपने वीडियो पे कैच किया है। कहीं कोई एक धांधली आज तक कोई नहीं बता पाया कि कुछ हुआ है, कहीं नहीं हुआ। इससे पहले जब 2017 में राहुल गांधी चुनाव लड़े थे और जीते थे, उसमें भी एकदम पारदर्शी चुनाव कराया था कांग्रेस ने। बाकायदा एक कमेटी बनाती है वो, उसमें सारा का सारा सब कुछ ओपन होता है, रोज पत्रकार आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। तो उसमें शशि थरूर ने आरोप लगा दिया था कांग्रेस के ऊपर की धांधली हो रही है। तो शशि थरूर जो है, उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। वो राहुल गांधी से कहने जा रहे हैं कि मुझे मेरी भूमिका बताई जाए। आपको 4 बार चुनाव जिताया, आपको स्टैंडिंग कमेटी में लिया, उसका चेयरमैन बनाया, और क्या भूमिका आप चाहते हैं? मंत्री बनाया। आपने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और उसके बाद भी आप लगातार कंटिन्यू करते रहे, किसी ने आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। आपके अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद, पार्टी पे सवाल उठाने के बाद, आपको 2024 का टिकट दिया गया है। तो इसलिए जो है, देखिए, ऐसे लोग कांग्रेस का एसेट कभी नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी बहुत साफ कहते हैं, जिसको जाना है जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उन्होंने कहा था ना कि जाओ अपना महल बचाओ, अपने संपत्ति, धन संपत्ति बचाओ। तो राहुल कहते हैं, लेकिन कांग्रेस में अब कुछ लोग इससे आगे जाके भी कहने लगे हैं, जिसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शामिल है, कि इनको बाहर तक छोड़ के आना पड़ेगा। जाओ से ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक मोदी जी कुछ देंगे नहीं, कोई जाने वाला नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस, अगर नई कांग्रेस बन रही है, 2025 को वो अपना साल बता रही है संगठन का, और कब तक? सिर्फ मार्च तक।
क्योंकि अप्रैल में जो आपने जिक्र किया उसकी बात आप कर रहे थे कि 8-9 अप्रैल को जो 86वां अधिवेशन है कांग्रेस का, पूर्ण अधिवेशन जिसे कहते हैं प्लेनरी, वो होने वाला है अहमदाबाद में। तो उससे पहले कांग्रेस अपना पूरा संगठन लेके वहां जाएगी। ये नहीं होगा कि कुछ जनरल सेक्रेटरी नए हो, कुछ पुराने हो। तो मार्च में उसको पूरा का पूरा काम करना है कांग्रेस को, अपने संगठन का। तो ऐसे में इन सारे लोगों को ढो के हमें लगता नहीं है कि कांग्रेस कुछ हासिल कर पाएगी। इसलिए कांग्रेस अब ऐसा लगता है कि इन जबरदस्ती के लोगों को ढोना जो है बंद करेगी और जिसको जहां जाना है वो वहां पे जाए। केरल का जहां तक सवाल है, केरल में विधानसभा चुनाव होना है। ये वहां पे चुनाव में बहुत ऊंचे सपने देख रहे हैं। श्रीधरन साहब ने भी देखे थे मुख्यमंत्री बनने के। कौन सी पार्टी इन्हें बनाएगी, क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी लोकसभा के चुनाव में तो कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी रहा। लेफ्ट के मुकाबले उसका वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहा। 45% वोट शेयर लिया है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में। लेफ्ट को 39% मिला है। बीजेपी का कोई परसेंटेज है ही नहीं, तो बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो शशि थरूर का जो सवाल है, तो शशि थरूर पे लोग अब विश्वास करने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस का जो अहमदाबाद अधिवेशन होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए कि कांग्रेस वहां पे नई टीम के साथ जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा रायपुर में हुआ था, आप वहां गए भी थे। रायपुर आपने कवर किया है, पूरा का पूरा रायपुर अधिवेशन 2 साल पहले ही हुआ था। वो नए अध्यक्ष खरगे जी के, जिसे कहते हैं अधिस्वीकरण के लिए होता है, नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद होता है, तो उसके लिए हुआ था। तो यहाँ पे जो अहमदाबाद का जो है उसमें कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ जाएगी। और वहां पे कांग्रेस, हमें लगता नहीं है कि इन सारे लोगों को जो पहले जिसे कहते थे एडजस्ट कर लो, इनके मान मनोबल कर लो, उस तरफ जाएगी। क्योंकि केरल के नेता किसी भी तरह से शशि थरूर के फेवर में नहीं है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। शशि थरूर क्या फंस गए हैं? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा कुल बुलाते हुए नज़र तो ज़रूर आते हैं। इधर रहें कि उधर रहें, दो नाव पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए खैर, ये शशि थरूर जानेंगे, लेकिन देश की सियासत में क्या उबाल है और क्यों हंगामा मचा हुआ है, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। और ख़ासकर चर्चा जो है वो बिहार की ज़्यादा हो रही है, इसलिए क्योंकि बिहार में आज कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और आज जेपी नड्डा पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाडले मुख्यमंत्री के साथ मंच पर थे उधर भागलपुर में, और आज पटना में उसी लाडले मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए नजर आए जेपी नड्डा और पूरा का पूरा बीजेपी का कुनबा। लेकिन जेपी नड्डा पहुंचने वाले थे उससे पहले निशांत कुमार ने साफ साफ घोषणा कर दी कि आप अभी से बताइए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे अगले चुनाव में, जो अभी से 6 महीने बाद होना है। और यहां से वहां की सियासत परिवर्तित होते हुए, बदलते हुए दिखाई देती है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ यहीं तक है या इसके आगे भी है? जरा आना चाहता हूं एक बार फिर प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। बिहार की सियासत को कैसे आप देख रहे हैं? नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री, अभी ऑफिशियल एंट्री नहीं है, लेकिन उससे पहले, और खासकर जब आरजेडी के नेताओं की बात होती है, तेज प्रताप की बात होती है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं, उतने अग्रेसिव नजर नहीं आते हैं। क्यों आखिर? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार बहुत सधी हुई बैटिंग करते हैं राहुल द्रविड़ के स्टाइल में, और पिच पर टिके रहते हैं। अब पहली बार उनके बेटे के बारे में कई बार ये खबरें आई कि वो राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है, लेकिन ऐसे वक्त में निशांत कुमार बाहर आए हैं जब नीतीश कुमार की राजनीति ढलान पर है और अगला उनका मुख्यमंत्री का पद भी खतरे में है। तो हमें ये निशांत कुमार कम निशाना कुमार ज्यादा लग रहे हैं। सीधा निशाना। अभी अभी आए हैं, माने अभी तो उनकी लॉन्चिंग भी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले ही जिस तरह से उन्होंने ये ऐलान किया है कि साहब बीजेपी घोषित करे, और घोषित नहीं करती है तो इन्हीं शब्दों के भीतर जो ध्वनि छिपी हुई है, वो ध्वनि आप, हम और सब जानते हैं कि बिहार में क्या हो सकता है। और अगले आने वाले दौर में क्या निशांत कुमार
तेजस्वी के साथ होंगे, चिराग पासवान जैसे ये जो नौजवान पीढ़ी है बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति की, हालांकि चिराग जैसे लोग पर बहुत सारे सवाल भी है, लेकिन ये नई तिकड़ी है नौजवानों की और इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने जो बड़ा काम किया, सांप्रदायिक ताकतों को वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में नहीं आने दिया। नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ रहे लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं बनने दिया। मैं इसको अगर सकारात्मक ढंग से कहूं तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को रोकने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। अब बीजेपी आर पार के मूड में है और इसीलिए अमित शाह ने 2 बार उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कल बहुत उम्मीद थी नीतीश कुमार को भी और देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को कि कल नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया जबकि नीतीश कुमार उनके साथ थे। इसका मतलब है कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि उसे अपना मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार का क्या कदम होगा वो उन्होंने बता दिया निशांत कुमार के जरिए कि अगर हम नहीं तो फिर आप भी नहीं। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़े उलटफेर की तैयारी हमको होते हुए दिख रही है। लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार का एक ही चीज पर सबसे जबरदस्त भरोसा है और वो है कुर्सी। कुर्सी अगर उनके पास नहीं है तो फिर नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। हम मानते हैं कि उनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता उस तरह से नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बीजेपी को रोकने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अगर उन्हें कुर्सी मिलेगी तब तो वो बीजेपी के साथ रहेंगे और कुर्सी नहीं मिलेगी तो नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी का मतलब है कि जो दगा करेगा नीतीश कुमार उससे बड़ा बड़ा घाव करने में माहिर है। वैसे भी उनका चुनाव निशान तीर है। तीर है जी। तो ये तीर बीजेपी के पीठ पर भी चल सकता है कि अगर आप जवान नहीं खोलेंगे तो पीठ पर ही वार होगा। बिहार की स्थितियां मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ क्लियर है कि अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्न होने जा रहा है। अन्न में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को मैं अब एक साथ देख रहा हूं। बहुत जल्दी ये सारी स्थितियां आपके सामने होंगी। जी राजीव जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्य, और अन्य में तमाम अगर पार्टियां चाहे जीतन राम मांझी हो चाहे नीतीश कुमार हो, सब एक कुनबे में आ जाएं तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे बिहार में। क्या ऐसा लगता है प्रशांत जी आपको? देखिए, गांव में ना छप्पड़ जो जिस पे टिकता है उसको थूनी कहते हैं। एक बड़ा सा लकड़ी का एक होता है। तो एनडीए का जो छप्पड़ है वो नीतीश कुमार ही उसकी थूनी है अकेले, बाकी वहाँ कोई है नहीं। मैं कई बार यहाँ पे कह चुका हूँ कि एनडीए में जो मास लीडर है वो चिराग पासवान एक पॉकेट में है, एक सामाजिक समूह के नेता है। नीतीश कुमार का व्यापक जनाधार है वहाँ पे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट संदेश वहाँ से देखिए जो आ रहा है कि नड्डा जी की बैठक से पहले, मोदी जी के बाद निशांत कुमार को सामने लाया जाता है। उसमें एक संदेश और भी है, जिस प्रकार शिवानंद तिवारी भी आए, कि ये जो जेडीयू के तमाम नेता जिनके बीजेपी के साथ बड़े संबंध बताए जाते हैं उनको भी संदेश है कि आप लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब नीतीश कुमार ये बात कहलवाने के लिए किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो जेडीयू के अंदर ये क्राइसिस भी है कि जो बहुत सारे नेता राज्यसभा से आने वाले वो बीजेपी के साथ यहाँ बैठते हैं, तो और उन्हीं लोगों की भूमिका भी रही है
उनकी पलटीबाजी में और तमाम बात चीज़ों में, तो उनको भी संदेश बहुत प्रॉपर तरीके से दे दिया गया है। तो बाकी जैसा हमने पहले भी कहा कि वो नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि बीजेपी का, एनडीए का भविष्य क्या है। मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने की जिद छोड़नी पड़ेगी, वरना उनको वो भी नहीं मिलेगा जो है। और जो जनाधार नीतीश कुमार का है वो साथ में जाएगा, जेडीयू के किसी और नेता के पास वो जनाधार नहीं है। एक दो बातें और मैं कह दूं शशि थरूर पे, हालांकि शकील जी ने पूरा उनका विश्लेषण बहुत अच्छे से कर दिया, उनकी जन्मपत्री बता दी पूरी, लेकिन एक दो बातें उस पर ऐड कर दूं मैं थरूर जी पे, कि वो कह रहे हैं विकल्प। हालांकि वो इंटरव्यू उन्होंने पहले दिया था, राहुल गांधी से मुलाकात हो गई और उसके बाद वो इंटरव्यू छपा है, लेकिन वो विश्वास योग फिर भी नहीं है। शशि थरूर विश्वास योग फिर भी नहीं, उनकी मजबूरी है कि केरल में बीजेपी नहीं है। शशि थरूर अगर वो मध्य प्रदेश से या बिहार से या कहीं और से होते तो अब तक उनको विकल्प मिल गया होता। अच्छा, वामपंथी पार्टियों का क्या है कि बहुत प्रोसेस स्लो होता है और वहाँ पार्टी की जो कलेक्टिव लीडरशिप है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। आप सोचिए कि ज्योति बसु जैसा व्यक्ति जो लार्जर देन लाइफ था, उसको भी पुलिस ब्यूरो ने कह दिया कि आप पीएम नहीं बनेंगे, तो वो नहीं बने। तो वामपंथी पार्टियों में वो स्कोप नहीं होता है कि आज आप गए और कल राज्यसभा आ गए, परसों ये हो गया। ये बीजेपी वगैरह में संभव होता है, वहाँ बीजेपी है नहीं। तो विकल्प की जहाँ तक बात है, देखिए विकल्प बहुत सारे लोगों ने तलाशे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विकल्प तलाशा, गुलाम नबी आज़ाद ने विकल्प तलाशा, उनको विकल्प दिख रहा था, उन्होंने उन विकल्प को लिया। शशि थरूर के पास भी अगर कोई विकल्प ऐसा है तो उनको लेना चाहिए। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शशि थरूर का विकल्प, शशि थरूर जैसा तो कोई चाहेगा भी नहीं लेकिन ठीक है, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। और राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि जिनको जाना है चले जाओ, दरवाज़ा खुला है। कुछ जोड़ना चाहते हैं प्रोफेसर जी? प्रशांत जी, प्रशांत जी। मैं केवल एक चीज मैं नहीं ऑब्जर्व कर पाया, शायद शकील जी ने कभी उसको किया हो, क्योंकि वो कांग्रेस के नेताओं को बहुत ही लेंस लगा के देखते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस के साथ जी। मैं जातिवाद जनगणना, कास्ट सेंसस या आरक्षण की लिमिट या सामाजिक न्याय या सेकुलरिज्म के मुद्दों पर शशि थरूर के क्या विचार हैं ये मैं जानता नहीं हूँ। कभी पब्लिक फोरम पे आया नहीं। वो गोदी मीडिया के डार्लिंग जरूर हैं। गोदी मीडिया ने उनका पूरा चुनाव लड़ा खड़गे जी के खिलाफ, तो गोदी मीडिया के डार्लिंग हैं। जी जी बिल्कुल, गोदी मीडिया के डार्लिंग शशि थरूर। चलिए, नाम से पहले अब यही कह के बोला करूंगा। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी कुछ जोड़ रहे थे। कुछ खबर जो निकल करके आई है और मुझे लगता है कि शकील जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। राहुल गांधी के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें शशि थरूर केरल में कांग्रेस पार्टी का फेस बनना चाहते थे। एक खबर तो ये है जिसके लिए राहुल गांधी ने सीधे मना कर दिया कि हमारी पार्टी में पहले कोई फेस नहीं बनता है। दूसरा, जो पेंग बढ़ रही है अभी बीजेपी के साथ, आज भी एक सेल्फी उनकी आई और ये यूं ही नहीं है। जो फेल्योर है इस समय नरेंद्र मोदी का, खास करके विदेश नीति के मामले में, हम लोग जानते हैं कि शशि थरूर फॉरेन अफेयर्स में थोड़ा दखल रखते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के लिए कहीं वो फॉरेन अफेयर्स में उनका सहयोग करने के लिए एक नया खेल खेला जा रहा हो और केरल में थोड़ी और कदम बढ़ाए जाए बीजेपी की तरफ से। तो ये दो पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई पड़ रही हैं कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है, जो उन्होंने कहा कि विकल्प है, तो यूं ही कोई नहीं कहता। ये G23 वाले हैं, मोदी जी की तारीफ अभी उन्होंने की, साहब अमेरिका से लौट करके आए हैं तो ये यात्रा सुखद रही और
कुछ हासिल हुआ, जबकि सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही थी कि मोदी जी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अगर ये सब चल रहा है तो उसमें मुझे ये खेल नजर आ रहा है, लेकिन ये कितना सच है ये शकील जी मुझे लगता है कि और बेहतर बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अनिल सिन्हा जी, ज़रा एक बार फिर आपके पास आने से पहले ज़रा निशांत कुमार की बाइट, शशि थरूर पे जाएंगे। निशांत कुमार की उस बाइट को जो अब कहें तो बहुत बहुमूल्य बाइट है, इसलिए क्योंकि उस बाइट को पहले जारी करना, फिर डिलीट करना, फिर उसको थोड़ा एडिट करना, उसके बाद जारी करना, तो कुछ तो है, कुछ तो बात है। ज़रा हमारे साथियों को दोबारा उसको सुनाना चाहता हूँ। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और आने वाले समय में काफ़ी चर्चा में रहेंगे वो। और ये बाइट उनकी, ये बयान उनका तब आया जब जेपी नड्डा आज बिहार में पटना पहुंचे और वो उधर नीतीश कुमार से मिलने जा रहे थे। उससे पहले ये निशांत कुमार की बाइट है, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री बिहार आए थे और अच्छा ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही, अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आने, अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे बहुत कुछ यहाँ स्वीकार करते हुए, गर्दन हिलाना भी मौनम स्वीकार लक्षणम। तो ये जो मौन साध लेते हैं लेकिन गर्दन हिला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है। और तेज प्रताप की बात, चाहे आपकी राजनीति में आने की बात, ये तमाम बातें यहाँ। लेकिन आपसे भी समझना चाहता हूँ अनिल जी कि सचमुच यहाँ जैसे कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी कि आने वाले समय में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बीजेपी अकेली पड़ गई बिहार में। ये इसकी संभावना है। देखिए क्या हुआ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहेंगे, ये जो कहा प्रशांत जी ने कि मतलब ये था मीडिया से इंटरेक्शन, और वो बिना बताए तो होता नहीं है। इसी तरह थोड़े ही कोई उसको क्या पता कि निशांत बाहर आने वाले हैं। और वो बाकायदा उसने 2-3 चीजें साफ कर दी। एक तो उसने कहा क्या कि विकास के लिए काम करते रहे हैं, उनकी सीटें बढ़नी चाहिए जेडीयू की, इसका मतलब ज़्यादा सीट हमको मिलनी चाहिए एनडीए में। वो भी क्लेम रख दिया उसने। ये भी कि मुख्यमंत्री का पद जो है का उम्मीदवार उनको ही बनाना चाहिए, ये भी उन्होंने रख दिया। और टाइमिंग के बारे में आप लोगों ने बात की ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका मतलब कि उन्होंने जो लोगों को अंदाजा था कि निशांत पॉलिटिक्स में आएंगे तो कोई बड़ा आयोजन होगा, ये सब नहीं किया, उसको बोल दिया। अब इसके बाद आपको क्या इसके कहने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स में है या नहीं है, और कह रहे हैं कि जनता में जाएंगे, जनता बताएंगे। इसका मतलब है कि हम आ गए हैं, हम जाएंगे जनता के बीच में। तो सब सारी बातें उसने बहुत ही सधे ढंग से कर दी। एक चीज मैं आपको इसमें ये जो आज का एपिसोड है, मतलब ये जो घटना है, बड़ी घटना इसको आप कह सकते हैं, उसमें एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो प्रचारित जिस तरह से किया गया नीतीश जी के बारे में कि बीमार हो गए हैं, निश्चित तौर पर उतना बीमार नहीं है वो, और पूरा सक्षम है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इतना बड़ा और इतना सधा हुआ कदम उठाया उन्होंने, ये कोई बीमार आदमी, मतलब कम से कम दिमागी तौर पर तो बीमार आदमी नहीं कर सकता है। वो उन्होंने कोई स्पोक्स पर्सन को नहीं दिया ये काम,
उन्होंने किसी को ये नहीं किया। बेटे की उम्मीदवारी भी साफ कर दी कि भाई पॉलिटिक्स में आएंगे, तो बोला जनता के बीच जाएंगे। इसका सब मतलब हो गया, ऐलान हो गया। और इसके पहले पोस्टर्स भी लगे हैं निशांत को आने के लिए। जो ये भागलपुर की सभा थी, इसके पहले वो जेडीयू के लोगों ने लगाया होगा निशांत को लाने के लिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए। वो क्या, वो कोई नारा वगैरह दे करके उन्होंने किया था। तो इसका मतलब कि उन्होंने उसको, जो विरासत वाली बात थी, ये बकायदा सोच समझ करके, इसका मतलब ये, इससे मुझको कम से कम एक सकारात्मक चीज लगती है कि जितना प्रचारित हो रहा था या जितना वो दिखा भी रहे होंगे हो सकता है नीतीश जी, उतना बीमार तो नहीं है। क्योंकि ये कदम जो है, ये बीमार आदमी का कदम नहीं है, ये बहुत ही सधे खिलाड़ी का कदम है। वो दावेदार ये एक तो है। दूसरा है कि शिवानंद जी का तुरंत आ गया। शिवानंद जी के बारे में आप समझ लीजिए, सब लोगों को जानना चाहिए। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, उसका जो भी 74 मूवमेंट का जो भी लीडरशिप है, वो सब उनको बड़े भाई के रूप में देखता है। और ये झगड़ा होने, मतलब पार्टी किसी में चले जाए, आज तक आपने नहीं सुना होगा कभी भी कि कोई पर्सनल अटैक नीतीश ने या लालू प्रसाद जी ने शिवानंद जी पे किया हुआ। क्योंकि दोनों के लीडर रह चुके हैं स्टूडेंट लाइफ में, और उनको ये दर्जा अभी तक हासिल है। पारिवारिक रूप में उनको मानता भी है, मतलब वो जो घरेलू जो है, जो संबंध है, उनके काफी गहरे हैं। नीतीश जी भी उनकी बहुत कदर करते हैं। और लालू जी के पार्टी में तो अभी है ही, जेडीयू में भी थे वो। तो ये आप समझ लीजिए कि वो एंडोर्समेंट भी आ गया। अब ये जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, एक तो पक्का हो गया कि बीजेपी जो सामाजिक समीकरण जो समझ रही थी कि बिखरने वाला है, वो अब उसको अपना सामाजिक समीकरण देखना है। जेडीयू के जो वोट बैंक है, उस पर बहुत नजर डालने से उसका काम नहीं होगा। दूसरा, एक और चीज उसमें समझने लायक है। भागलपुर में जो मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने झगड़ा लगाने वाले हिंदू मुसलमान का जिक्र किया। ये भी एक सिग्निफिकेंट है। ये इससे क्लियर होता है कि जेडीयू अपनी जो बीजेपी से जो अलग पहचान है सेकुलर ये की पॉलिटिक्स की, जो नीतीश जो अपना करते आए हैं कि जेडीयू के बीजेपी के साथ रहते हुए भी वो अपना हिंदू मतलब हृदय सम्राट बनने की कोशिश कभी नहीं की उन्होंने इतने साल तक। और वो एक बैलेंस्ड जो है, एक सामाजिक सद्भाव वाली पॉलिटिक्स करते रहे। तो उस पर भी जो उसका वोट बैंक है, उसको वोट मिलते हैं, उसके लोग जीत करके आते रहे हैं तो मुसलमानों में से। तो वो उस वोट बैंक को भी बीजेपी अपना, ये जेडीयू साधने के लिए है। तो अब ये पूरा पॉलिटिक्स या निशांत, लेकिन ये सारा है कि निशांत कितनी दूर तक अभी अपनी दावे, मतलब कहां तक आगे बढ़ते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज हो गया एक तरह से समझिए। दूसरा, एक थरूर पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं, 2-3 लाइन। बिल्कुल। थरूर जो है, हमको लग रहा है कि कदम बढ़ा चुके। वो सही रविकांत जी ने कहा कि वो जो है कुछ पाने के चक्कर में है। वो सब जयशंकर से थोड़ा सा ही फर्क है कि पहले पॉलिटिक्स में आ गए। वो भी एक ब्यूरोक्रेट ही है जो यूनाइटेड नेशंस के ब्यूरोक्रेसी में थे, और ये इंडियन मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में थे। तो अंतर दोनों में कुछ नहीं है। ये रोल उनको बीजेपी सोच सकती है। और उन्होंने कुछ उस तरह की किताबें भी लिखी है जिसमें कि उन्होंने कोशिश की है कि एक एनलाइटेंड हिंदू बताने की कोशिश की है। ये सारे ये चेंजेस ये पॉसिबल है मुझको लग रहा है। लेकिन थरूर जो है, थरूर इतना अब वो, इसका मतलब कि थक गए हैं। अब उनको ये पता चल गया कि पॉलिटिक्स में जो है, मास पॉलिटिक्स से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो बचा हुआ समय है वो हो सकता है कि इधर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में चेहरा वगैरह बनाना या बनने की उनकी क्षमता नहीं है, ये पक्का है। ये सब है कि लायबिलिटीज है कांग्रेस के, जिसको कि बहुत पहले ऑफलोड कर देना चाहिए था, कंधे से उतार देना चाहिए था। ये चलता नहीं है। और अब विद्वान वगैरह का तो है क्या कि विद्वान तो ऐसे सब विद्वान आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे जिनको कि बहुत सारा वो मतलब लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अभी बकवास भी कर रहे हैं। और वो जो है मतलब नदी के मतलब नाला बह रहा है, उनके जो उनका जो क्या कहते हैं प्रलाप सब जो है आप देखेंगे। कई तो 90 पार का एक शख्स है जिसको जानते भी होंगे, रविकांत जी और सब लोग जानते हैं,
गोरखपुर के से आते हैं, वो तो मतलब ये में चले गए हैं, मतलब मैडनेस के कगार पर हैं। तो ऐसे लोग जो है बहुत मिलेंगे अभी, ये वक्त ऐसा है जिसमें कि आपको ऐसे टूटते हुए लोग मिलेंगे। इसमें एक और सितारा टूट जाए तो कोई इसमें हमको डाउट नहीं है। जी जी, कोई डाउट नहीं, अगर एक सितारा टूट भी जाए तो। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहूँगा अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, थरूर हों चाहे उधर निशांत कुमार हों, दो अलग अलग, बिल्कुल दोनों का एक दूसरे से कोई नाता रिश्ता नहीं, लेकिन एक हो सकता है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाएं जैसा माना जा रहा है, और प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि हो सकता है उनको विदेश मंत्रालय मिल जाए। चर्चा ये भी चल रही है कि एस जयशंकर को रिप्लेस करना चाहती है भाजपा। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, क्या है, स्पेकुलेशन है, लेकिन इधर थरूर, राहुल गांधी की राजनीति, उस पर बहुत सारी बातें शकील जी पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उससे इतर बिहार की सियासत में बेटे की एंट्री। अभी देखिए उधर दो बेटे, दो नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट हैं, तेजस्वी यादव। दूसरी तरफ अगर निशांत को सामने लाते हैं तो क्या निशांत बनाम तेजस्वी होगा? एक बड़ा मतलब ये भी हो सकता है कि अगर लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू बीमार हैं, तो रखा जाएगा कि नीतीश बाबू बीमार हैं लेकिन निशांत को हम लेके आ रहे हैं, और एक उस चेहरे के रूप में जो रिप्लेस करे आने वाले समय में नीतीश कुमार को। तब वहाँ की राजनीति क्या होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। हालांकि समय खत्म हो गया है, मैं चाहता था अपने और साथियों से भी इस विषय पे बात करना, लेकिन आप क्लोजिंग कमेंट के रूप में। एक तो राजीव जी, जहाँ तक थरूर मसला है कि क्या ये इत्तेफाक है कि आज ही जयशंकर जो है, एस जयशंकर, उनके खिलाफ एक विदेश मंत्रालय की वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और उसमें वो पाए जा रहे हैं कि एस जयशंकर देश के प्रति वफादार और ना मोदी। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है जी। जी, तो मतलब रोहन मेहता है उनका, जो अधिकारी हैं, वो कहते हुए पाए में कि एस जयशंकर जो हैं ना तो देश के प्रति वफादार हैं और ना मोदी जी के प्रति वफादार हैं, ये कहते हुए सुने जा रहे हैं। क्या इत्तेफाक है कि इसी समय जो है, जिस समय थरूर साहब का ये मसला चल रहा है, उसी समय जो है ये आ रहा है वो वीडियो। राजीव जी, तो ये जी अमलेंदु जी, रोकना चाहूँगा क्योंकि आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। इस पे हम आगे करेंगे, इस पे चर्चा आने वाले समय में। निशांत को लेकर भी चर्चा करेंगे, निशांत और तेजस्वी क्या आमने सामने होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा शशि थरूर की भी होगी, अगर शशि थरूर कांग्रेस में रहते हैं तो अच्छी बात, नहीं रहते हैं तो चर्चा में तो वो बने हुए हैं ही, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि हमारे लिए शशि थरूर कोई चैप्टर नहीं है, और बस कुछ साथियों ने कहा कि उनके बारे में कुछ बातें शेयर कीजिए तो शेयर कर रहे हैं, वरना इस एक इम्पॉर्टेंट चर्चा में शशि थरूर को मैं कोई वो नहीं मानता, इम्पॉर्टेंट नहीं मानता। कल को वो बीजेपी में चले जाएंगे तब भी इम्पॉर्टेंट नहीं मानूंगा। बीजेपी में भी देखिए, अगर हम चर्चा करते हैं तो किनकी चर्चा करते हैं, या कांग्रेस में भी चर्चा होती है तो किनकी होती है। बाकी लोग क्या हैं, उनको अभी इस चर्चा में आने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करने के लिए आपको जनता के बीच जाना होगा, और कुछ नहीं। शकील अख्तर जी आखिर क्यों बात करें, या अनिल सिन्हा जी क्यों बात करें, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी, या अमलेंदु उपाध्याय जी, आप लोग क्यों बात करें उन नेताओं की जिनका कोई आज की तारीख में अपनी अहमियत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी, अनिल सिन्हा जी और शकील अख्तर जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए।